स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। जी हाँ, हीट कैपेसिटी के बारे में जो डिटेल है वो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन जो मोनोएटॉमिक सॉलिड्स है ना, उनकी हीट कैपेसिटी के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ मान्यताएं थी। जैसे क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है या फिर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड है, जैसे कि मेटल हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेनली मोनोएटॉमिक सॉलिड का मतलब मेटल्स की ही बात मैं कर रहा हूँ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि भाई जो मोनोएटॉमिक सॉलिड है ना, उनकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, वो आपकी सी, जो सी से लिखते हैं, ये होगी आपकी 3R के बराबर, ठीक है। ऐसा क्लासिकल मैकेनिक्स मानती थी। वो किस आधार पर मानती थी? वो ड्यूलोंग और पेटिट के दिए हुए सिद्धांत के ऊपर मानती थी। यहां पर यही लिखा गया है कि ड्यूलोंग पेटिट लॉ के हिसाब से जो सॉलिड हैं उनकी हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, वो होती है आपकी किसके बराबर? 3R के बराबर। ये किसने बताया? ड्यूलोंग और पेटिट ने बताया। लेकिन गड़बड़ इसमें क्या हो गई दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का, सीधा सवाल आपके पेपर में आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स कह लीजिए, वो बताती है कि जितने भी मोनोएटॉमिक सॉलिड हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गए, मोनोएटॉमिक ही तो होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जितने भी ये सॉलिड्स है ना, इनकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी? 3R के बराबर होगी। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और उसमें यह दिखाई दिया कि इन सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है भाई? जब बहुत सारे सॉलिड्स के ग्राफ बनाए गए हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ऐसे ग्राफ दिखाई दिए। ये किसका है भाई? ये एजी सिल्वर का ग्राफ है, ये कॉपर का ग्राफ है, ये सिलिकॉन का ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ हीट कैपेसिटीज के क्या हुए? अपीयर हुए, जब बहुत सारे सॉलिड्स को क्या किया गया? स्टडी किया गया। तो ऐसे जो ग्राफ हैं वो देखने को मिले, ठीक है। अब जो हीट कैपेसिटी इन सॉलिड की 3R के बराबर आ रही थी, ठीक है, जो हीट कैपेसिटी इन सॉलिड्स की, किन की? मोनोएटॉमिक सॉलिड्स की, जो 3R के बराबर आ रही थी, वो एक्चुअल में हाई टेम्परेचर के ऊपर ही वैलिड हो रहा था। क्योंकि ये देखो 3R की तरफ अप्रोच कर रही है। कितना है भाई आपका? CV/R। CV कितना आ जाएगा? 3R आ जाएगा। तो हर वैल्यू 3R की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। ये कहां जा रही है? जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, केवल तब जा रही है। जब टेम्परेचर घट रहा है ना, तो सबकी हीट कैपेसिटी भी जो क्या है वो घटती जा रही है। मतलब जितने भी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स हैं उनमें टेम्परेचर के डिक्रीज करने से एक्चुअल में हीट कैपेसिटी घटती जा रही है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती थी कि उनकी जो हीट कैपेसिटी है वो 3R के ही बराबर होगी। हीट कैपेसिटी क्या है भाई? किसी भी सब्सटेंस या मैटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री आप राइज करना चाहते हो तो वो क्या है? उसकी हीट कैपेसिटी है, ठीक है। देखिए भाई, उसके बाद at low temperature the value is found to be less than 3R and the values approaches to 0 as temperature tends to 0। जो हीट कैपेसिटी है किसी भी सॉलिड की, वो 0 की तरफ अप्रोच कर जाती है जैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब वो ओवरऑल प्रोसेस में 3R नहीं रहती। क्या रहती है? वो 3R से कम होती चली जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। लेकिन ड्यूलोंग पेटिट ने ऐसा कुछ भी बताया नहीं था। उन्होंने क्या कहा था? मोनोएटॉमिक सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है आपकी? 3R के ही बराबर होती है, ठीक है। कुछ गैसेस के लिए, कुछ सॉलिड्स के लिए सॉरी, जो आपका हीट कैपेसिटी का कर्व वो ऐसा ऑब्टेन हुआ, और इस कर्व से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, हीट कैपेसिटी भी कॉपर की कह लो, सिलिकॉन की कह लो, सिल्वर की कह लो, क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अब इसको एक्सप्लेन कौन करता है? इसको एक्सप्लेन किया गया आइंस्टीन के द्वारा। एल्बर्ट आइंस्टीन क्या करते हैं? इसको एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग द प्लैंक रेडिएशन लॉ, ठीक है। उसी की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। आइंस्टीन यूज द प्लैंक रेडिएशन थ्योरी टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या माना जाता था भाई? कोई भी सॉलिड जो है ना, कोई भी सॉलिड, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, या फिर चाहे आप कह लीजिए वो सिल्वर हो, या फिर आप कह लीजिए कॉपर हो, कोई भी सॉलिड है जो मोनोएटॉमिक सॉलिड है, उसमें जो वो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है उनको क्या कहा गया है? वो ऑसिलेटर से मिलकर बना हुआ है। उसमें क्या है? बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो, ए मोनोएटॉमिक सॉलिड कैन बी कंसिडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर्स। एक मोनोएटॉमिक सॉलिड को क्या माना जाता है? बहुत सारे ऑसिलेटर्स का कलेक्शन माना जाता है। बहुत सारे ऑसिलेटर एक दूसरे के साथ जुड़े और उन्होंने क्या बना दिया? एक मोनोएटॉमिक सॉलिड बना दिया, ठीक है। पर आगे कहता, फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक ऑसिलेटर की
जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी 3 kT के बराबर। हर एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 3 kT के बराबर ही होगी। ये मैं कि कौन से पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 3 kT। ये कहाँ से पता चला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से हमें पता चलता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमें पता चलता है, ठीक है। इसको पढ़ाया जाएगा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर, और शायद थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है भाई, कोई भी सॉलिड जो है वो बहुत सारे ऑसिलेटर्स का कलेक्शन है, ठीक है। अब वो ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहे हैं, अब जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कितनी है, 3 kT क्या है उनकी एनर्जी है। जो ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है, वाइब्रेट करते हुए ऑसिलेटर्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो कितनी है, वो 3 kT के बराबर है, ठीक है। 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक, ये तो एक ऑसिलेटर की आई, 1 मोल के लिए क्या कर दूंगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 मोल में कितने ऑसिलेटर हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है वो ऑसिलेटर एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्या आ जाएगा, 3 इंटू Na इंटू के इंटू टी, ये बन जाएगा 3RT, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिखी हुई है, तो ये होती है चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हम लिखते हैं ना ऐसा कि भाई CV बराबर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, करली E बाय करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा हम लिख देते हैं। ये क्या है, आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, जो किसके बराबर आ रहा है, आपका 3R के बराबर आ रहा है। जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही थी वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है ही नहीं। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर के घटने के साथ साथ हीट कैपेसिटी जो हो घट रही है, ये हमें इन ग्राफ से पता चल रहा है। अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, यूजिंग प्लैंक रेडिएशन थ्योरी, ठीक है। इसमें हम पीछे वाले एक एक्सप्रेशन को भी यूज करेंगे जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, जो हमने कहां पर पढ़ा था, प्लैंक रेडिएशन लॉ में हमने एक एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था, हम उसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो विज्ञान वृक्ष के ऊपर आपके लिए आपके कंप्लीट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो अवेलेबल है। मतलब आपका पहला सेमेस्टर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, नंबर 4 हो, 5 हो, सारे ही सेमेस्टर के कोर्सेज जो हैं वो आपको विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, जो कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स रहेंगे और जो बहुत नॉमिनल मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। और जिस ऐप के ऊपर वो कोर्स मिलेंगे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वह ऐप का नाम है विज्ञान वृक्ष, ठीक है। उसके बाद अगर आप एमएससी करना चाहते हैं और आपका सपना एमएससी करने का है, हायर एजुकेशन में आपका सपना कुछ करने का है, तो आपको एमएससी करनी होगी, और एमएससी के लिए जो CUET PG का पेपर होता है उसका भी कोर्स विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप और बेहतर जगह से मास्टर्स करना चाहते हैं, तो जैसे कि IIT हो गई, NITs हो गई, इनके लिए एक सेपरेट पेपर होता है जो IITs कंडक्ट करवाती हैं। अगर आप इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका भी कोर्स विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। और IIT JAM का जो पेपर थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू CUET PG, उसके लिए आपको जो तैयारी है वो 3rd या 4th सेमेस्टर से ही शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद IIT से MSc करने से ऐसी क्या खास बात हो जाएगी जो इस वाले पेपर से नहीं होगी, उसकी थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं आपको। अगर आपको IIT से MSc करना है तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब ठीक ठाक तैयारी करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू CUET PG। उसके बाद आप सीधा IIT गेट में बहुत अच्छी रैंक हासिल कर पाओगे, और जैसे ही आप IIT गेट के पेपर में अच्छी रैंक हासिल करते हो तो आपको सीधी जॉब मिल जाती है, और जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। गेट के थ्रू फिर आपको PhD में फेलोशिप भी मिल सकती है, और फिर से आप IIT से MTech भी कर सकते हो। MTech के दौरान भी आपको फेलोशिप जो है वो अलॉट की जाती है, ठीक है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब अगर आप MSc कर चुके हैं तो आप CSIR नेट का पेपर भी जरूर देंगे, या फिर आप MSc में एडमिशन लेते हैं तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होना चाहेंगे, तो उसके लिए भी CSIR नेट का जो कोर्स है वो विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है। हमारी जो ऐप है वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों के ऊपर उपलब्ध है, और आप वहां पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इन सारे ही कोर्सेज के जो डेमो वीडियोस हैं, जो फ्री वीडियोस हैं, वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, अब
इसको एक्सप्लेन कौन करते हैं? एक्सप्लेन किया जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन क्या कहते हैं भाई कि एक सॉलिड जो है ना वो बहुत सारे ऑसिलेटर से मिलकर तो बना हुआ है। एक जो सॉलिड है वो बहुत सारे ऑसिलेटर्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि वो जितने भी ऑसिलेटर है ना वो सेम एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे, वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहे हैं। वो अलग अलग एनर्जी कितनी? वो अलग अलग एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब वो क्या है? वो एच न्यू नॉट का क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे कि प्लैंक ने कहा था कि जो रेडिएशन आप तक आ रही है उनकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एन एच न्यू के फोटोन की फॉर्म में होती है। यहां पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ऑल ऑसिलेटर डू नॉट वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हेंस डू नॉट हैव सेम एनर्जी। हर ऑसिलेटर जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर रहा, इसका मतलब हर ऑसिलेटर की एनर्जी भी जो है वो सेम बिल्कुल भी नहीं है। However, they have energy which are integral multiple of h nu naught। हर ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो क्या होगी? वो इस वैल्यू का क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मतलब या तो ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होगी? h nu naught होगी, किसी भी ऑसिलेटर की एनर्जी या तो h nu naught होगी या 2h nu naught होगी या फिर 3h nu naught होगी या फिर 4h nu naught क्या होगी? किसी भी ऑसिलेटर की एनर्जी होगी। मतलब कोई ऑसिलेटर इस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा होगा, कोई इससे और कोई इससे। समझ में आ गया? मतलब हर ऑसिलेटर की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है या फिर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? डिफरेंट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब प्लैंक रेडिएशन लॉ में हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था किसका? एवरेज एनर्जी का। एवरेज एनर्जी ऑफ ए ऑसिलेटर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट डिवाइड बाय ई की पावर एच न्यू नॉट बाय के टी माइनस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 2। इसको हमने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 नंबर इक्वेशन पहले दे चुके हैं। ठीक है, अब ये तो एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी है। अब 1 मोल की निकालनी हो तो 1 मोल की निकालने तो कैसे आएगी? मोलर एनर्जी इज इक्वल टू Na इंटू 3 टाइम्स ऑफ ई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हर ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होती है वो 3E होती है। हर ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होती है, हमने पीछे क्या निकाला? हमने पीछे निकाला 3RT। सही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एनर्जी कितनी है हर ऑसिलेटर की? ये एवरेज एनर्जी है। तो हर ऑसिलेटर की 3 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, तो उसको किससे गुणा कर दिया? 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो हर ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी आएगी मोल, वो आएगी ये वाली। ठीक है, अगर हम 1 मोल की एनर्जी निकालेंगे तो इसको पहले तो 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि हम पहले क्या कह रहे थे? पहले हम कह रहे थे हर ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है वो कितनी है? 3 kT है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज एनर्जी कितनी बताई? एच न्यू नॉट बाय ई की पावर एच न्यू नॉट बाय के टी माइनस 1। ठीक है, लेकिन इसको किससे गुणा करना होगा? इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। क्यों? क्योंकि भाई हर ऑसिलेटर के पास कितनी एनर्जी होती है? केटी की फॉर्म में 3 बार एनर्जी होती है, तो हर ऑसिलेटर के पास इतनी एनर्जी 3 बार होगी। इसलिए हर ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी को निकालने के लिए सबसे पहले इसको 3 से गुणा किया। 3 से गुणा करने पर एक ऑसिलेटर की टोटल एवरेज एनर्जी आ गई। उसके बाद इसको किससे गुणा किया? एवोगैड्रो नंबर से, ताकि 1 मोल ऑफ ऑसिलेटर की हमारे पास क्या आ जाए? एनर्जी आ जाए, जो कितनी आई? 3NaH न्यू नॉट बाय ई की पावर एच न्यू नॉट माइनस KT। ये हमारे पास क्या आई? ये हमारे पास एवरेज टोटल एनर्जी आ गई 1 मोल ऑसिलेटर्स की। ठीक है, या फिर कहिए मोलर एनर्जी आ गई किसकी? 1 मोल ऑसिलेटर्स की, जो क्या आई? 3NaH न्यू नॉट ई की पावर एच न्यू नॉट बाय KT माइनस 1 आ जाती है। सही है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाता हूं। देखिए यहां से क्या आएगा? CV इज इक्वल टू करली E बाय करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि हम क्या निकाल चुके हैं? 1 मोल ऑसिलेटर की एनर्जी निकाल चुके हैं। जो पहले क्या आ रही थी? क्लासिकली 3RT आ रही थी। अब वैल्यू 3RT नहीं आ रही, अब वैल्यू आ रही है 3NaH न्यू नॉट ई की पावर एच न्यू नॉट बाय KT माइनस 1 आ रही है। अब इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और क्या निकाल लेनी है? हीट कैपेसिटी निकाल लेनी है। तो यहां पर क्या किया जाएगा भाई? यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज करी जा रही है? 3 इक्वेशन को यूज किया जा रहा है। तो यहां पर क्या लिख देता हूं? यूजिंग 3। 3 को यूज किया गया, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये 3NaK एच न्यू नॉट बाय KT का स्क्वायर ई की पावर एच न्यू नॉट बाय KT ई की पावर एच नॉट बाय KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन काफी बड़ा बनता है।
ठीक है। तो आपको हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, हल्का सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये हमारे पास आ जाएगा CV की वैल्यू। जब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए क्या लगेगा, U/V वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, यहाँ से CV आ जाएगा 3NaK HNO/KT का होल स्क्वायर e की पावर HNO/KT डिवाइड बाई e की पावर HNO/KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, CV की वैल्यू जो है ये आपके सामने आ जाएगी। सही है। इसके बाद हमें देखना है लो टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा। डेरिवेशन खत्म हो गया। लो पर क्या होगा और हाई पर क्या होगा। लो टेम्परेचर पर क्या होगा दोस्तों, जब टेम्परेचर कम होगा, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स कम टेम्परेचर पर बता नहीं पा रही थी, क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही थी कि 3RT ही होगी या फिर 3R हीट कैपेसिटी होगी या फिर एनर्जी 3RT रहेगी किसी मोनोटोमिक सॉलिड की, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो एनर्जी है वो 3RT के बराबर नहीं आई, वो इसके बराबर आई। ठीक है। दूसरी बात, जब लो टेम्परेचर पर हम देखेंगे तो लो टेम्परेचर पर क्या बनेगा, लो टेम्परेचर पर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो HNO/KT 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई जब टेम्परेचर कम होगा तो डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी, जब डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी जो हो बड़ी हो जाएगी, किससे, 1 से। तो यहाँ पर 1 को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा एज कंपेयर टू e की पावर HNO/KT, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया 1 से। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये बनेगा आपके पास इस तरीके से e की पावर HNO/KT और e की पावर HNO/KT का होल स्क्वायर। एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा e की पावर माइनस HNO/KT। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इस 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर आप इस 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अब स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पर। अब ये इससे कटेगा तो नीचे 1 बच जाएगा और नीचे वाला 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो CV क्या बनेगा आपका, CV बनेगा NaK HNO/KT का स्क्वायर और e की पावर माइनस HNO/KT। मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी का ये एक्सप्रेशन आया है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा CV घटेगा। क्यों भाई, टेम्परेचर के घटने से यहाँ पर 2 जगह टेम्परेचर है, एक तो इस टर्म में टेम्परेचर है और एक यहाँ पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर घटेगा तो ये तो इंक्रीज होगा और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो ये तो क्या होगा, इंक्रीज, और वो क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन एक्सपोनेंशियल वाला ज्यादा डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू पहले वाले टर्म का इंक्रीमेंट। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल टेम्परेचर के घटने से CV की वैल्यू घट जाएगी, बिकॉज e की पावर माइनस HNO/KT डिक्रीज डोमिनेंटली। ये डोमिनेंटली क्या करेगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू दिस इंक्रीज। ठीक है, जैसा कि हमें ग्राफ में दिखाई भी दे रहा है कि भाई टेम्परेचर घटने के साथ साथ हीट कैपेसिटी घटती चली जाएगी सबकी। ठीक है, एक बात क्लियर होगी ग्राफ से, भाई टेम्परेचर घटने के साथ साथ हीट कैपेसिटी क्या हो रही है, घट रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हाई टेम्परेचर के ऊपर। ये चर्चा करी किस पे, लो टेम्परेचर पर। अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर पर क्या होगा दोस्तों। ये रहा भाई, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो HNO/KT 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो HNO/KT 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब e की पावर में स्मॉल टर्म आ जाएगी। अगर e की पावर में स्मॉल टर्म है तो उसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं। भाई e की पावर x का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर x क्या है आपका, HNO/KT है। तो यहाँ पर क्या लिखा, 1 + x + 1/2 का फैक्टोरियल 2 होता है और फिर x का स्क्वायर, ये रहा आपका x। इस तरीके से क्या कर दिया, बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया। और ये वाली वैल्यू, ये एक्सपेंशन कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया और यहाँ पर भी पुट कर दिया। मतलब e की पावर HNO/KT को बाइनोमियली यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ भी लिख दिया। जैसे यहाँ लिखा, यहाँ बना 1 + HNO/KT प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 + HNO/KT प्लस 1/2 HNO/KT का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दोस्तों यहाँ 1 से कट गया 1, 1 - 1 था। ठीक है, कैसे कटा भाई, भाई इसका एक्सपेंशन क्या, माइनस में 1 भी तो है और पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो 1 से कट गया 1, तो यहाँ पर क्या आया, CV बराबर 3NaK HNO/KT का स्क्वायर, HNO/KT का स्क्वायर
1 प्लस एच नोट बाई के टी प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद क्या हुआ, नीचे 1 से 1 कैंसिल, तो केवल बीच वाली टर्म बचेंगी और आगे बच जाएंगी। ठीक है, जब एच नोट बाई के टी को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा एच नोट बाई के टी का स्क्वायर, यहाँ एच नोट बाई के टी का क्यूब एंड सो ऑन। और नीचे क्या, एच नोट बाई के टी प्लस 1/2 एच नोट बाई के टी, ये बन गया। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे दोस्तों, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एच नोट बाई के टी बहुत छोटा हो जाएगा, और जब एच नोट बाई के टी छोटा हो जाएगा तो स्क्वायर वाली टर्म तो और छोटी हो जाएंगी, और ये तो फिर और छोटी हो जाएगी। तो ये वाली जो इक्वेशन देखो यहाँ पर लिखा गया, एट वेरी हाई टेम्परेचर एच नोट बाई के टी इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस पावर ग्रेटर देन, मतलब जहां पर भी पावर 2 या 2 से ज्यादा है वो सारी टर्म्स को क्या कर दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। जब सब टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, सी वी बराबर 3Na इंटू के, और ये क्या आ जाएगा, सी वी बराबर 3R। ये क्या है, दिस इज सेम रिजल्ट एज क्लासिकल मैकेनिक्स, सेम एज, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, सेम एज क्लासिकल मैकेनिक्स, सेम एज क्लासिकल, सेम एज जो क्लासिकल ने बताया था वही आ रहा है, और आना भी वही चाहिए था। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर 3R आ रहा है, लेकिन लो टेम्परेचर पर आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे जो हीट कैपेसिटी है वो कहाँ पहुंच जाएगी, 3R को रीच कर जाएगी किसी भी मोनोएटॉमिक सॉलिड की। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को कैसे आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक रेडिएशन लॉ। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पेपर में बनेगा और आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।